अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर कोई ख़ास प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। उसकी ताकत के हर गुरूर को लो तोड़ दिया, जहां से आया था वहीं पे उसको छोड़ दिया। लद्दाख की पथरीली और हाड़ मांस जमा देने वाली जमीन से जब चीनी फौजियों ने लौटना शुरू किया तो इस बात का शुक्र जरूर मनाया होगा कि उनकी किस्मत ने उन्हें हिंदुस्तानी शेरों के जलाल से बचा ही लिया, वरना 15 जून 2020 की रात गलवान की खूनी झड़प के दाग अब भी भारतीय फौजियों के माथे पर जिंदा थे। वो अपने 20 बांकुरों की शहादत को भूले नहीं थे। फौज और सरकार की जबरदस्त घेराबंदी और कूटनीति के चलते तमाम चॉकलेटी चीनी फौजी दिन ब दिन अपना हौसला और अपनी जिस्मानी ताकत खोते जा रहे थे। -45 डिग्री टेम्परेचर में चीनियों की सांसें उखड़ रही थी, जबकि इधर भारतीय शेर अपने शिकार की तलाश में चौकस थे। लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन की LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर श्योक और गलवान नदी का संगम तकरीबन 8 किलोमीटर का है। यह इलाका हमेशा से ही बेहद संवेदनशील रहा है। भारत ने जब दौलत बेग ओल्डी की तरफ सड़क का काम शुरू किया तो चीन भड़क गया। इससे पहले भारत में किसी भी सरकार ने यहां पे सड़क बनाने की कोशिश नहीं की थी। यह सड़क LAC से 10 किलोमीटर अंदर थी, लेकिन चीन कब मानने वाला था। उसे अक्साई चीन की जमीन और POK के गिलगित बाल्टिस्तान का खतरा था। चीन ने फिंगर 4 और कई अन्य इलाकों पर कब्जा कर अस्थायी निर्माण शुरू कर दिया। इस बात पर कई बार दोनों मुल्क के फौजी आमने सामने आ गए, मगर किसी न किसी वजह से झड़प टल गई। लेकिन दोनों तरफ तनाव बढ़ता जा रहा था। मॉस्को से लेकर अलग अलग मुल्कों में सरकारों के प्रतिनिधियों के आमने सामने आने पर भी बात नहीं बनी। फौजी कमांडरों, विदेश मंत्रियों, रक्षा मंत्रियों से भी मामला न निपटा। चीन समझ चुका था कि अब का भारत 1962 का भारत नहीं है। 15 जून 2020 की खूनी झड़प में वो अपने 110 से ज्यादा जवान खो चुका था। मक्कारी और होशियारी के जहर से लिपटा चीन भारत को फौजियों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों की तादाद से डरा रहा था। मगर ये मोदी का भारत है। उसने भी अपनी तमाम तोपों, शोलों और फौजियों का मुंह चीन की तरफ मोड़ दिया। चीन भारत का हौसला तोड़ना चाहता था और भारत चीन की हेकड़ी को अपने जलाल से रौंदने के लिए तैयार था। 2012-13 में लद्दाख से लगी सीमा पर भारत की सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की पहली जबरदस्त झड़प हुई, मगर कोई हथियार नहीं चला। इससे पहले सिक्किम के चिकन नेक डोकलाम पर भी आमना सामना हो चुका था। तब भी चीनी वापस लौट गए थे, मगर पेंगांग झील के फिंगर 4 पर अपनी फौज को बिल्कुल किनारे पर लाकर चीनियों ने वहां पर फिर तनाव बढ़ा दिया था। धूर्त चीन ने अपनी जात दिखाई ही दी थी, जबकि फिंगर 4 से 8 तक एक खुला एरिया था जहां दोनों ही मुल्कों की सेनाएं गश्त करती थी। मगर धारा 370 हटने और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से
चीन बदहवास था। दरअसल चीन को तिब्बत और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का डर था। उसे मालूम था नरेंद्र मोदी की फौज 2 फ्रंट पर लड़ने की तैयारी कर रही है। इधर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान का संगठन क्वाड भी इस दहशत का एक नया सफरनामा था जिससे चीन डरा हुआ था। अमेरिका उसे घेर चुका था। ताइवान जंग के लिए ललकार रहा था। कोरोना के चलते चीन पर पहले ही थू-थू हो रही थी। 9 दौर की वार्ता के बाद आखिर भारत के पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र से दोनों देशों की सेनाएं और भारी हथियार 2018-2019 वाली स्थिति पर वापस चली जाएं, ये फैसला हुआ। पैंगोंग झील की फिंगर 4 से फिंगर 8 तक अब पहले जैसी गश्त हो सकेगी। और फिर चीन ने अपने तंबू और बंबू समेटकर वापसी भी कर ली है। लेकिन चीन एक शातिर मुल्क है। चीन भारत के साथ ये लड़ाई लड़कर अपनी नकली हेकड़ी की कलाई नहीं खोलना चाहता था। भारत देश के भीतर उसके पिट्ठुओं की नाकाम अफरा तफरी की कोशिश से वो पहले ही नर्वस था। दूसरी तरफ उसे कंगाल पाकिस्तान को भी अपने जबड़ों में और धंसाना था और उसे पाकिस्तान पर धीरे धीरे कब्जा भी करना था। इसीलिए वो चारों तरफ के फ्रंट एक साथ नहीं खोलना चाहता था। चीन पर भरोसा, चीन पर यकीन, ऐसा ही समझो जैसे समंदर पर जमी हुई मखमली बुर्राक सफेद बर्फ का छलावा। आखिरकार 15 फरवरी को चीन ने तंबू और बंबू समेट लिए। चीन के इस फैसले से भारत में कांग्रेस और वामपंथी दल उदास हो गए, हैरान हो गए। मगर बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाती। भारत की सरहदों के भीतर किसान आंदोलन की आड़ में भारत को बदनाम करने या खून खराबा करने की एक गहरी साजिश तैयार की जा रही थी। खालिस्तानियों, वामपंथियों और कांग्रेसियों ने इसके लिए एक लंबी विसात बिछाई थी। इसमें नकली किसान, उपद्रवी, पार्टी वर्कर्स के अलावा विदेशी दबाव को भी बढ़ाने की कोशिश की गई थी। इस काम में पैसा, लालच, झूठ और मक्कारी के सभी हथियार अपनाए गए थे। दिल्ली में दंगे करवाना, पुलिस पर हमला, लाल किले की बदजात हरकत, सब के सब इसी खूनी खेल का हिस्सा थी। भोले भाले किसानों के आंदोलन को कब कैसे भटकाया जाएगा, कब उत्पाद होगा, कब विदेशों में भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन होगा, वहां कब और कैसे रैलियां निकाली जाएंगी, यह सब दस्तावेज की शक्ल में यानी एक गूगल के टूल किट में दर्ज था। इसमें विदेश की ग्रेटा थनबर्ग ने इस टूल किट को पब्लिक कर दिया। बस यहीं से ये सारा भेद खुल गया। वामपंथी विचारधारा वाले दिशा रवि, नकिता जैकब, शांतनु जैसे और कई लोग इस साजिश में शामिल थे। इन्होंने जूम वेब के जरिए एक मीटिंग की और सिलसिलेवार हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचाने का प्लान बनाया। दिशा रवि को 13 फरवरी 2021 को पुलिस ने दबोच लिया। बाकी 2 की तलाश है। सुना है उसमें से एक को कुछ वक्त के लिए हिरासत से रियायत मिल गई है। लेकिन ये एक लंबी चेन है जिसमें देश के गद्दार, अपराधी, शातिर दिमाग और विशेष विचारधारा के लोग शामिल हैं। इस बात का पता इसी सबूत से चलता है कि दिशा और उसके साथियों पर शिकंजा कसते ही सभी विपक्षी दल
मोदी को कोसते हुए एक साथ अपनी अपनी डफली लेकर अपने अपने बिलों से बाहर निकल आए। राहुल गांधी भला कैसे पीछे रहते, वो भी दिशा के समर्थन में उतर आए। उन्होंने भी इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला कहा। और तो और कमाल देखिए, रॉबर्ट वाड्रा भी सामने आ गए। उन्हें भी दिशा रवि की फिक्र सताने लगी। ममता भी दिशा रवि के समर्थन में मैदान में उतर आए। केजरीवाल ने तो हद ही कर दी। उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मार्ग के जरिए ये खेल दिया और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी कर दिया ताकि ये इल्जाम लगाया जा सके कि दिशा रवि की गिरफ्तारी अनैतिक थी। समाजवादी पार्टी यूपी में जगह जगह छाती पीटने लगी। वामपंथियों के टुकड़े टुकड़े गैंग भी समर्थन में डफली लेकर निकल गए। कई अर्बन नक्सल भी अलग अलग तर्कों के साथ सामने आने लगे। दरअसल इन्हें दीपशिखा से ज्यादा उन नेताओं और नक्सल्स की चिंता है और फिक्र है जिनका नाम अब आगे सामने आने वाला है। गिरफ्तार दीप सिद्धू, जिसने लाल किले पर निशान साहिब फहराने की कोशिश की थी, तिरंगे का अपमान किया था, कई किसान नेताओं के विदेशों से फंड मिलने की बात को कबूल कर रहा है। दीप सिद्धू ने लोगों को भड़काने में कई किसान नेताओं के नाम भी लिए हैं। सिद्धू ने आंदोलन में वामपंथियों के कब्जे की बात भी कही है। इसमें योगेंद्र यादव और हानन मुल्ला को मुख्य कर्ता धर्ता माना गया है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी बाजपुर पहुंच गई। उस नौजवान सिख के भोग पर जिसने गलती से बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रैक्टर चलाकर एक बैरिकेड से टकरा दिया था और दुर्भाग्य से उसकी वहां मौत हो गई थी। लेकिन मौत को भुनाना इन राजनीतिज्ञों का सबसे पहला कदम होता है और यही करने प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई। दरअसल इसके पीछे की भी राजनीति है। अभी आने वाले वक्त के चुनाव के लिए सिख वोटों को अपनी तरफ करने के लिए, अपनी जमीन को तलाशने के लिए प्रियंका गांधी हर कदम उठा रही है। अगर किसान आंदोलन को देखा जाए तो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पंजाब में चुनाव नहीं हो जाते। दरअसल आप पार्टी, कांग्रेस, वामपंथी सबकी नजरें पंजाब, हरियाणा और यूपी के चुनावों में लगी हुई हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गर्म स्थान जो है वो है पंजाब, जहां पे आप पार्टी को लगता है कि वो सरकार बना सकते हैं, कांग्रेस को लगता है कि वो दोबारा सरकार में आ सकते हैं और उधर शिरोमणि अकाली दल अपनी जमीन तलाश रहा है। इसी के चलते ये किसान आंदोलन को ठंडा नहीं होने दिया जा रहा। वामपंथी भी अपनी अपनी जुगत में लगे हुए हैं। दरअसल ये सारा खेल किसानों के लिए नहीं, अपनी अपनी सत्ता को हथियाने के लिए है। उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खड़ी करने के लिए कांग्रेस हर चाल चल रही है। अचानक ही केजरीवाल साहब, जहां से राकेश टिकैत आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर महापंचायत करने चले हैं। अब केजरीवाल साहब कैसे महापंचायत करेंगे, किसान कब से हो गए, किसानों के हितैषी कब से हो गए, ये भी सोचने वाला विषय है। भारत को बर्बाद करने वाले ये गद्दार जयचंद अब बच ना पाएंगे। चुन चुन के निकालो इन्हें इनके घर से, उतारो मक्कारियों के भूत अब इनके सर से।